काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रेंटेड हाउस में नहीं रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका अपना घर हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप रेंटेड हाउस में रहें तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा है फाइनेंशियली, बजाय इसके कि आप घर खरीद के रहें। तो भी क्या आपका डिसीजन सेम होगा? आज मैं कुछ पैरामीटर्स पे इसको टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा एक कैलकुलेशन के जरिए कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको रेंटेड हाउस में रहना ज़्यादा फायदेमंद होता है या घर खरीद के रहने में ज़्यादा फायदेमंद होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज सीए अमित। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंटिंग वर्सेस बाई में एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है दैट रेंटिंग डज नॉट ऑलवेज मीन यू आर थ्रोइंग अवे मनी एवरी मंथ एंड ओनिंग डज नॉट मीन यू आर ऑलवेज क्रिएटिंग वेल्थ। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आपके पैसे पानी में जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपने घर खरीद लिया है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमेशा आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। रेंटिंग का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बाइंग का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। रेंटिंग का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप कहीं भी चाहे तो रीलोकेट कर सकते हैं। आप अगर ऑफिस में ज़्यादा कम्यूट टाइम लग रहा है तो आप घर अपना शिफ्ट करके ऑफिस के नज़दीक घर ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको ईएमआई का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। आप एक लंबे कमिटमेंट से नहीं बचते हैं। आपको हर महीने अपने अकाउंट में पैसे ईएमआई के लिए ये रखना है, ये जरूरी नहीं रहता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी टैक्स से छुटकारा मिल जाता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। कोई इंटीरियर का इशू नहीं रहता है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये हमको समझनी चाहिए, क्योंकि फ्लैट अगर आप खरीद रहे हैं तो इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती है, क्योंकि वो बिल्डिंग है, वो डेप्रिशिएट होती है हर साल। अगर आप बहुत ही अच्छे पॉपुलर एरिया में, जो ग्रोइंग एरिया है, वहां पे आपने घर खरीदा है तो आपकी फ्लैट की अप्रिसिएशन होगी। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जब आप सेल करते हैं तो हो सकता है आप सेल नहीं कर पाए जो प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्राइस में। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि कई बार ये बहुत ही मुश्किल सौदा साबित होता है। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं अगर आप रेंट पे रहते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको लैंडलॉर्ड की कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उसका आपको इशू फेस करना पड़ता है। और आपको अगर लैंडलॉर्ड बोलता है कि आपको तुरंत वेकेट करना है तो कुछ केसेस में देखा गया है कि वेकेट करना पड़ता है। और रिपेयर्स मेंटेनेंस के भी खर्चे आपको उठाने पड़ सकते हैं कई जगह पे। घर खरीदने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है, आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको एक और सेटिस्फैक्शन मिलता है, यू बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। होता है ना, एक सोसाइटी की कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने इनकम टैक्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपको ओनर टेनेंट का इशू यहाँ पे नहीं होता है। घर आपका होता है, आप उसको जैसे चाहे सजाएं, जैसे चाहे मैनेज करें। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप एक लंबे कमिटमेंट के साथ बच जाते हैं, जो है लोन का कमिटमेंट। यहाँ पर अगर आप कैश पेमेंट देके घर खरीद रहे हैं तो दूसरी बात है, अगर आपने फुल कैश पेमेंट कर दिया है, ईएमआई नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं ये मान रहा हूँ कि आप सैलरीड पर्सन है या आप ईएमआई पे घर ले रहे हैं, लोन पे घर ले रहे हैं। इस केस में आपको 20 से 25 साल का एक कमिटमेंट होता है। यहाँ पर बात आती है कि अगर मैंने घर खरीद लिया है तो मैं अगर रीलोकेट होना चाहता हूँ कहीं, तो अपना घर मैं रेंट पे लगा दूंगा या मैं बेच दूंगा। बेचने के केस में एक बड़ी इशू आ सकती है कि आप जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिले, या मार्केट उस टाइम में अप्रिसिएटेड नहीं रहे, आपको कम दाम में बेचना पड़े, नुकसान झेलना पड़े। जहाँ तक रेंट की बात है, इंडिया में रेंटिंग का परसेंटेज अगर देखा जाए तो परचेज प्राइस के कंपैरिजन में 2.5 से लेके 3% तक है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी 60 से 70 लाख में मान लीजिए खरीदी है तो उस पर आपको 15,000 से 18,000 रुपये महीने का रेंट नहीं मिलता है। तो अगर 15,000 को आप 12 महीने देखें तो 1,80,000 या मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए साल का रेंट मिलेगा। अगर आप उसको 70 लाख से अगर आप डिवाइड करेंगे 2 लाख से, तो आपको मिलेगा 2.5 से 3% के अंदर ही रेंट मिलेगा। सो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट साल में आपको 3% दे रहा है। अगर आप 60-70 लाख रुपए बैंक में रख रहे हैं तो सेविंग्स में भी आपको 3.5% मिलता है। और अगर हम दूसरे म्यूचुअल फंड या अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें, उसमें तो आप बहुत ही ज़्यादा कमा सकते हैं। सो इस पॉइंट को भी अगर हम ध्यान में रखें तो रेंटिंग एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आप एक बर्डन हो जाते हैं 25 ईयर्स के लिए, वो दूसरी प्रॉब्लम है। लोन के केस में अगर आप देखेंगे, अगर आपने लोन लिया है तो लोन के इनिशियल 40% ऑफ द टाइम में आपका इंटरेस्ट पोर्शन ही जाता है।
आप अगर लोन के 8 साल 10 साल बाद देखें तो आपका जितना लोन लिया हुआ था उसमें 2-4 लाख की ही कमी आती है, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट ही जाता है और बाद के पोर्शन में ज़्यादा प्रिंसिपल जाता है। सो आप 10 साल बाद भी देखें तो उतने ही लोन पे खड़े हैं। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए आपकी जॉब चली गई या आपकी इनकम की सोर्स बंद हो गई तो ईएमआई को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस केस में। अगर आप सेल करनी चाह रहे हैं प्रॉपर्टी को और आप उस डिजायर्ड प्राइस पे, कई बार होता है कि आप सेल नहीं कर पाते हैं, आपको बायर नहीं मिलता है या प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन नहीं होती है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रियल एस्टेट इज अ बिग बिजनेस। जी हाँ, इसमें कई लोगों का बिजनेस होता है, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनी हो, ब्रोकरेज हाउसेस हो, इंटीरियर डिजाइनर्स हो या गवर्नमेंट हो। अगर आप देखें तो एक प्रॉपर्टी जितनी बार भी बाई और सेल होगी गवर्नमेंट को उतनी बार टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन हो या नहीं हो। लेकिन जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपने पैरामीटर्स को जज करें, अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जज करें, फिर आप एक डिसीजन लें जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। पहला पैरामीटर जो है फ्रेंड्स जिस पे हम जज करेंगे वो है इमोशनल पैरामीटर। इमोशनल पैरामीटर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हाई है जहाँ तक घर खरीदने की बात आती है, क्योंकि अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। ये फाइनेंशियल से कहीं ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो अगर आप इमोशनल अटैचमेंट है उस घर के साथ जिसको आप खरीद रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए शायद उतना सुटेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इमोशंस को थोड़ा साइड में रखें, इमोशंस को कंट्रोल करके आप दूसरे पैरामीटर्स को देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि घर खरीदना ज़्यादा बेटर है या रेंट पे रहना ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जो है फाइनेंशियल पैरामीटर। जी हाँ, फाइनेंशियल पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहां तक आपके घर खरीदने की बात है या रेंट पे रहने की बात है। सो इसके लिए मैंने एक कैलकुलेशन प्रिपेयर किया है जो मैं आपको अब दिखाऊंगा। इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है। अब इस कैलकुलेशन के जरिए हम समझते हैं कि आपको रेंटिंग अच्छा पड़ेगा या बाइंग अच्छा पड़ेगा। इस कैलकुलेशन में ये ग्रीन सेल है, ग्रीन सेल्स में आप चेंज करके वैल्यूज अपना कैलकुलेशन अलग से कर सकते हैं। ये फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सो यहाँ पर मैंने 20 ईयर का पीरियड कवर किया है, क्योंकि जनरली लोन का टेन्योर है 20 ईयर्स का ही मैक्सिमम होता है। और सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ हाउस फॉर 20 ईयर्स, फिर हम चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ बाइंग अ हाउस। सो पहले रेंटिंग हाउस की बात करें हम, मैंने यहाँ पे जो रेंट कंसीडर किया है 20,000 पर मंथ का कंसीडर किया है। जो देखा गया है कि अगर आप मेट्रो सिटीज में जाए तो 2 BHK आपको आराम से 20,000 में मिल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया घर मिल जाता है आपको। और अगर आप हाउस रेंट अलाउंस का टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे 20% लिया है, सो आपको यहाँ पर इफेक्टिव जो मंथली रेंट पड़ता है 16,000 का पड़ता है। 4,000 आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न में। सो 16,000 के हिसाब से अगर आप 12 महीने का रेंट देखें तो 1,92,000 रुपए आप साल का रेंट पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एनुअल इंक्रीज लिया है, हर साल रेंट में बढ़ोतरी भी होती है। सो जनरली 5 से 10% का इंक्रीज होता है रेंट में एज पर द एग्रीमेंट। सो हमने यहाँ पे 7% का एक मीडियन परसेंटेज लिया है। सो अगर 7% की रेट से हर साल हमारा रेंट जो बढ़ेगा, सो हमारा 20 साल में जो रेंट जाएगा वो जाएगा 78,71,000 रुपीज। ये अभी का जो रेंट का जो फ्यूचर वैल्यू है, आज की डेट में आप 78 लाख रुपए 20 साल में पे करेंगे रेंट पे अगर आप रह रहे हैं तो। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ बाइंग अ हाउस। अगर आप बाई करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, सो 2 BHK आपको एक प्राइम लोकेशन में 70 लाख में या 3 BHK आपको रिमोट लोकेशन में मिल जाता है। सो मैंने यहाँ पे 70 लाख कंसिडर किया है। अब कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो उसका 20% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है, 15 to 20%, और बाकी जो 80 to 85% है आपको लोन लेना पड़ता है। सो 70 लाख का 14 लाख यहाँ पर 20% आ रहा है जो हमने डाउन पेमेंट किया है, और बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है 56 लाख रुपए वो हमको लोन लेना पड़ेगा। अब दोस्तों इस 56 लाख पे जो लोन का अभी के करंट रेट की बात करें तो 7% के आसपास मिल जा रहा है, 6.5 से 7% पे आपको मिल जाता है। सो 7% के रेट से आपकी EMI जो जाएगी वो 43,000 जाएगी। 56 लाख पे अगर आप 7% देखें तो 43,000 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने हाईएस्ट इनकम टैक्स का स्लैब रेट लिया है जिससे कि आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 24 में और सेक्शन 80C में, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का रीपेमेंट का आप क्लेम कर सकते हैं। सो इफेक्टिव जो आपका इंटरेस्ट रेट आता है 7% में अगर 30% माइनस करेंगे तो आपका 4.9% आएगा इफेक्टिव टैक्स रेट, लेकिन कैश आपको 43,000 ही देना पड़ रहा है।
सो आपका नेट इफेक्टिव जो ईएमआई आ रहा है वो आ रहा है 36,000 रुपीज। ये सिंपल फॉर्मूला है। सो टोटल इंटरेस्ट हम देखते हैं कि 31,95,000 रुपए हम 20 साल में पे कर रहे हैं। 56 लाख के ऊपर नेट अगर हम देखें तो हम 31,95,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सो टोटल 31,95,000 इंटरेस्ट पे करने के बाद जब आप घर खरीदते हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जाता है कुछ 3,000 रुपए। यहाँ हमने मेंटेनेंस कंसीडर किया है जो कि एक मिनिमम है। सो मेंटेनेंस यहाँ पे 3,000 हमने कंसीडर किया है। अब इसमें भी कुछ इंक्रीज होगा हर साल जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। सो एनुअल इंक्रीज हमने यहाँ पे 5% का लिया है, ज्यादा नहीं है। सो 5% अगर हर साल मेंटेनेंस आपका बढ़ेगा महीने का, सो टोटल आप देखेंगे कि 20 साल में आपका जो मेंटेनेंस जा रहा है वो 11,90,000 रुपए जा रहा है। सो अभी का फ्यूचर वैल्यू देखेंगे 3,000 अगर आप पर मंथ मेंटेनेंस दे रहे हैं और साल का 5% इंक्रीज हो रहा है तो 11,90,000 के आसपास आपका मेंटेनेंस जा रहा है। सो ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में आ जाएगी। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी हो जा रही है यहां पर देखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है 1,13,86,000। वो कैसे आ रही है? सो 1,13,00,000 में आपका सबसे पहले आ रहा है 70 लाख रुपए आपकी टोटल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी कॉस्ट, फिर उसमें आपने इंटरेस्ट पे किया 31,95,000 प्लस 11,90,000 आपका जो मेंटेनेंस जा रहा है। सो टोटल 1,13,00,000 की आपकी प्रॉपर्टी यहां पर हो रही है। अब देखते हैं कि डिफरेंस आप कैसे आप उसको सेव करेंगे और कैसे बेनिफिट उसका उठाएंगे। सो यहां पर सेविंग्स की बात करते हैं। अगर आप सेव करते हैं कितना अगर आप रेंट पे रहते हैं, सो आप अगर रेंट पे हैं तो सबसे पहला सेविंग आपकी होती है डाउन पेमेंट। जो आपने 14 लाख रुपए पे किया था 20%, यहां पर अगर हम देखें डाउन पेमेंट जो किया था, सो रेंट पे रहने में आपको ये डाउन पेमेंट के पूरे 14 लाख रुपए बचते हैं। सो 14 लाख अगर आपकी ये फर्स्ट सेविंग है। और दूसरी सेविंग हमारी मंथली जो होती है 23,000 रुपए की, ये होती है आपकी जो रेंट माइनस ईएमआई। सो आप देखें रेंट आपका यहां पे जा रहा है 20,000 रुपए, 20,000 और आपकी ईएमआई जा रही है 43,000। सो 20,000 से 43,000 को अगर आप रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका 23,000 रुपए यहां पे बच रहा है, 23,417 रुपए। अब इस सेविंग को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सो मान लीजिए एक्सपेक्टेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हम 10% का लेते हैं। आपने अगर म्यूचुअल फंड में निवेश किया है सो 10% इज द मिनिमम अमाउंट विच यू कैन गेट। खराब से खराब म्यूचुअल फंड भी आपको 8 से 9% का रिटर्न तो दे ही देता है। सो अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में और करेंगे तो आपको 20 से 25% का भी इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न 10% का लिया है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाला तो 10% के रेट से जो आपकी डाउन पेमेंट है, जो आपने सेव किया है 14 लाख रुपए, वो 20 साल में बढ़ के हो जाएगा 94 लाख रुपए। सो ये 94 लाख रुपए हो गए। और आपने जो मंथली सेविंग किया है, जो रेंट और ईएमआई का डिफरेंस है 23,417 रुपए, उसको अगर आप सेव करेंगे 10% के रेट से देखेंगे तो वो हो जाएगा 1,77,00,000 रुपए आपके 20 साल में। ठीक है। सो टोटल आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है फ्रेंड्स? टोटल सेविंग्स आपकी हो गई है यहाँ पे 1,93,00,000 रुपए। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो, अपने घर पे आप नहीं रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, सो 1,93,00,000 रुपए आप 20 साल में बचा लेंगे, प्रोवाइडेड कि आप ये सारे पैसे जो हैं आप जमा कर रहे हैं और आप 10% के रेट से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी का क्या हाल है। प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें भी अप्रिसिएशन होता है, सो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन वैल्यू हमने यहाँ पर 6% लिया है। ये कहीं कहीं 1-2% भी बढ़ सकता है, कहीं कहीं 10-15% भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द एरिया। सो यहाँ पे हमने एवरेज इंक्रीज लिया 6% अगर आपको मिलता है, सो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाती है? 2,24,00,000 प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती है दोस्तों, 6% के रेट से अगर बढ़ता है तो 2,24,00,000 प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। अब इसमें सेविंग्स कितनी हुई आपकी? सेविंग्स आपकी होगी टोटल फ्यूचर वैल्यू जो आपको 20 साल बाद सेल करेंगे प्रॉपर्टी, माइनस कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पे है 1,13,00,000 और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू है 2,24,00,000। सो 2,24,00,000 से 1,13,00,000 अगर आप माइनस करेंगे तो आप 1,10,00,000 बचा पाएंगे अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं 20 साल बाद तो।
सो यहाँ पे अगर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम रेंटिंग में 1,93,00,000 बचा रहे हैं और बाइंग में 1,10,00,000 बचा रहे हैं। सो यहाँ पे क्लियर विनर कौन आ रहा है? क्लियर विनर हो रहा है रेंटिंग अ हाउस। अगर आप रेंट पे रहे तो आप बहुत ज्यादा पैसे बचा पा रहे हैं एज कंपेयर टू बाइंग अ हाउस। अब ये 10% का जो आपका जो रिटर्न है इंटरेस्ट, हर कोई मान लीजिए नहीं कमा पाता है। मान लीजिए कोई उतना एजुकेटेड नहीं है या उतना मार्केट से वेल वर्स्ड नहीं है, वो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में नहीं जाता है। तो मान लीजिए हम फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं, 6 से 7% अगर वहां पे मान लीजिए आप इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं। सो 7% अगर आप अर्न करते हैं तो यहाँ देखिए आप रेंटिंग में जो आपकी सेविंग हो रही है 97 लाख की हो रही है, और यहाँ पे आप जो बाई किए थे उसकी 1,10,00,000 की है। तो यहाँ 13-14 लाख का फर्क है। यहाँ पे डिसीजन आपका चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे बाई का ऑप्शन आपके लिए आ रहा है। सो अब यहां देखते हैं कि प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन है वो 6% है। मान लीजिए कहीं कहीं होता है कि आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल एप्रिसिएट नहीं कर रही है, आपको जीरो ही है। सो आप देखिए यहाँ पे 43 लाख आपको घर से ईएमआई के पैसे भरने पड़ रहे हैं, लोन के पैसे आपको घर से भरने पड़ रहे हैं। सो अगर आप 6% करें तो फिर से ये आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 20% तक अर्न कर रहे हैं तो आप देखिए बहुत ही ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं रेंटिंग में। सो यहाँ पे क्लियर विनर रेंटिंग दिख रहा है अगर आप उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं और अच्छे से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज कन्वीनियंट पैरामीटर, जिसको हम लोग प्रेफर्ड लोकेशन पैरामीटर बोलते हैं दोस्तों। अगर आप कन्वीनियंट पैरामीटर को देखें तो आप जब चाहें आप रीलोकेट कर सकते हैं। अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आप अगर जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं अपने घर को आसानी से। एक खरीदा हुआ घर में रीलोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपने कुछ प्लान किया और आपने घर खरीद लिया। हो सकता है आपने अपने बच्चों के लिए घर खरीदा, आपके बच्चों ने कुछ और प्लान कर लिया फ्यूचर में, फिर आप ईएमआई देते रहे, लास्ट में देखें कि आपके ईएमआई देने का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि आपने बिजनेस करना है और वही बिजनेस करना है तो जाके आप ये प्रेफर्ड लोकेशन या कन्वीनियंट पैरामीटर के हिसाब से जज करें, फिर जाकर डिसीजन लें। लेकिन अगर आपने बिजनेस एक जगह सेट कर लिया है और आप एक्सपैंड करके कहीं दूसरी जगह रीलोकेट हो रहे हैं तो आप रीलोकेट होने में बहुत समस्या होती है खरीदे हुए घर के साथ। जो रेंटेड हाउस में एक बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। घर खरीदने के लिए कोई भी एज नहीं है, आप कभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश में घर खरीद रहे हैं तो, अगर आप ईएमआई पे घर खरीद रहे हैं और आपने जस्ट जॉब शुरू किया है 20-25 की एज में, अगर आपने एक बड़ा बर्डन ले लिया 20 साल 25 साल का, तो आप देखेंगे कि जो आपकी अर्ली एज है जॉब की या बिजनेस जब भी आप शुरू कर रहे हैं, उसकी पूरी एज आपकी चली जाएगी ईएमआई भरने में ही। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं मैं। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप पहले 15 साल 20 साल पैसे जमा करें, फिर अगर आप कैश में घर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। इसके बजाय कि आप पहले घर ले लें फिर ईएमआई भर रहे हैं। तो अगर आपने मान लीजिए 70 लाख का घर लिया है तो उसका आपको ईएमआई भरते भरते आप देखेंगे कि वो घर आपको 1,10,00,000 1,20,00,000 का पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें ब्याज रेट 7-8% का अगर आप जोड़ेंगे तो वो डबल कॉस्ट पड़ जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बर्डन है आपके ऊपर आएगा, वो बर्डन एक बहुत ही मुश्किल बर्डन होता है। एक लोन फ्री लाइफ की अलग लाइफ होती है, एक लोन वाली बर्डन लाइफ की अलग लाइफ होती है। सो अगर आप घर ले ही रहे हैं, एक घर मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, लेकिन आप ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा कैश पेमेंट करके ले, लोन का पोर्शन कम रखें। जैसा कि हमने देखा, घर खरीदना या रेंट पे रहना, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी इंडिविजुअल की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये ध्यान में रखें कि आपके लिए क्या बेहतर है। सो फ्रेंड्स, ये था रेंट वर्सेस बाय का कैलकुलेशन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा और मैं आपके टाइम को जस्टिफाई कर पाया हूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे सबको इसका फायदा मिल पाए और सभी कोई इसका लाभ उठा पाए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप मेरे सारे फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।